सुनो जरा ध्यान से, सिंपल सी बात, अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी है मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ, तुमसे ध्यान से सुनना, ठीक है? इधर देखो सुनना, हमने लास्ट क्लास में कुछ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने पढ़े थे, एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम, वो क्या नाम है, इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि जीन इंटरेक्शन के अंदर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन था, उसके अंदर हमने 5 टॉपिक पढ़ने थे, ठीक है? जिसमें से हम 4 पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ छोटा छोटा, उसको समझना। सबसे पहले हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होती थी, ब्लेंडिंग होती थी, कि दो इन्फॉर्मेशन आई वो आपस में ब्लेंड करके और एक नई चीज बना दी, तो उसको क्या कहते थे, इंट्राजेनिक। क्लियर है आपको? सही, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर आता था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता था, एक इन्फॉर्मेशन आती है, दूसरी इन्फॉर्मेशन आती थी, वो दोनों ब्लेंड नहीं करती थी, लेकिन दोनों बराबर बराबर अपना सब दिखाती थी, उसका तो नाम था कोडोमिनेंस। ये क्या करते थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल करते थे। फिर थर्ड हमने टॉपिक पढ़ा था मल्टीपल अलील का, तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, मल्टीपल अलील के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझ ली थी, समझ में आ गई थी। एक हमने टॉपिक पढ़ा था एक्सलील का, संज्ञा मैंने क्या बोला, एक है मल्टीपल अलील का टॉपिक और एक है लीथल जीन का टॉपिक। कितना क्लियर है? अब क्वेश्चन ये कि मल्टीपल अलील क्या होता है। सुनो, मल्टीपल अलील का मतलब होता है कि हर कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए 2 अलील आते हैं, लेकिन पूरे मैकेनिज्म के अंदर 2 से ज्यादा अलील होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर 2 से ज्यादा अलील एक साथ काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलील बोलेंगे। ना समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक साथ कई सारे अलील इंफॉर्मेशन को वो करने लग जाए, एक साथ कई सारे अलील आ जाए, 2 से ज्यादा अलील आ जाए किसी इंफॉर्मेशन को डिनोट करने के, तो उसको किसका एग्जांपल देते हैं, मल्टीपल अलील का। पता क्लियर है? तो मल्टीपल अलील का मतलब सिंपल सी बात ही है, मल्टीपल अलील इसमें दो से ज्यादा अलील अगर किसी इंफॉर्मेशन को डिनोट कर रहे हैं पूरे सिस्टम के अंदर, तो उसका नाम है मल्टीपल अलील। एक चीज सुनो यार जरा ध्यान से, मेरे को यहाँ पे ना ये चीज बतानी है, वो इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि जब मैं पिछले बैच में पढ़ा रहा था ना, तब उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुमने एक टॉपिक लिखा हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कोडोमिनेंस, समझा है? कोडोमिनेंस में ना यार एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप लिखा होगा, अगर तुमने ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम लिखा है तो गलत है, समझ आया? उसमें है ए बी ब्लड ग्रुप, और मल्टीपल अलील में ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है एग्जांपल। अंदर समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों भाई? क्योंकि कोडोमिनेंस में क्या होता था कि अगर फादर अगर ए है और मदर अगर बी है और दोनों को अगर क्रॉस कर जाए तो जाइगोट का ब्लड ग्रुप क्या होता था, ए और बी होता था। तो उसमें ए ने भी अपना असर दिखाया और बी ने भी अपना असर दिखाया, तो ये जो है कोडोमिनेंस। लेकिन ए ब्लड ग्रुप क्या कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? नहीं। बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? नहीं। ओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? नहीं। ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। समझा मैंने क्या बोला? इसीलिए कोडोमिनेंस में ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं आता, ए बी ब्लड ग्रुप आता है बस। समझा मैंने क्या? लेकिन मल्टीपल अलील के अंदर पूरा सिस्टम आता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है। कितना क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो मल्टीपल अलील में क्या होता था, मल्टीपल अलील के अंदर एक ही कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल एक जीन आता था, एक कैरेक्टर कंट्रोल होता था कई सारे अलील्स की मदद से, कई सारे अलील का मतलब 2-3 से ज्यादा। जैसे कि ब्लड ग्रुप के लिए हम पढ़ रहे थे, तो ब्लड ग्रुप में क्या आते थे, 3 तरीके के अलील आते थे, आई ए, आई बी और जब इसको डिनोट करने का तो क्या करते थे, स्मॉल आई से डिनोट करते थे। ये 3 तरीके के अलील आते थे, ये 3 तरीके के अलील एक साथ काम करते थे, तब जाके इंफॉर्मेशन आती थी, तब जाके इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती थी। समझा मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात आती है लीथल चेन की, ठीक है? अर्षिता तू भी बहुत छुट्टियां कर रही है यार, मतलब तुम लोग ऑनलाइन वाले ना, मतलब उनमें से एक आध बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है, पहले मैं खोकर को बोलता था, अब खोकर रेगुलर हो गया तो तुम लोग आधे आधे मजे करने लगे, ठीक है? तो अगर तुम एक टॉपिक छोड़ो तो फिर अगला वाला वो दिक्कत करेगा, समझा रहा है? लास्ट क्लास में दोनों टॉपिक पढ़ा दिए, अब तुम्हें इसकी डिटेलिंग तो पता ही नहीं है ना, अब तुम्हें आज की क्लास में लगेगा कि क्या ही चल रहा है, ठीक है? रिलेटेड नहीं होगा आज का, लेकिन इसके बाद में ना चीजें रिलेटेड आने लग जाएगी, तो तुमने अगर एक क्लास छोड़ी हुई है तो दिक्कत करने लग जाएगा। मैंने बोला था चैप्टर 5 और 6 में प्लीज छुट्टियां मत करना, ठीक है? इतना क्लियर है? ज्यादा समझ आ गया ना क्या हो रहा? ठीक है, अब बात आती है लीथल जीन की, ठीक है? लीथल जीन सुनना जरा दे, लीथल जीन का मतलब क्या होता है? लीथल जीन में होता है डोमिनेट, अगर क्या नाम एक साथ आ जाए तो वो क्या बन जाता है, लीथल बन जाता है, जिसकी वजह से डेथ कॉज होने लग जाती है, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से, लीथल का मतलब है कि अगर एक साथ दो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो क्या करने लगेगा, डेथ कॉज करने लग जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कैपिटल बाई येलो कोट ऑर्गेनिज्म को कोट करता है, येलो कोट वाले माइस को कोट करता है, और वो इसीलिए इम्ब्रायनिक स्टेज में मर जाता है, ठीक है? इसीलिए येलो कोट वाला कभी एक्सप्रेस होगा ही नहीं, जो प्योर येलो होगा वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं होगा पूरे सिस्टम में, ठीक है? तो इसी क्यों नहीं होता वो एक्सप्रेस, क्योंकि वो लीथल होता है और अपनी इम्ब्रायनिक स्टेज में उसकी डेथ हो जाती है। समझा मैंने क्या बोला? इसीलिए जो मोनोहाइब्रिड का जो F2 जनरेशन होता था उसका जो रेशियो आता था वो क्या होता था, 1:2:1। अब लीथल जीन के केस में उसमें से एक तो मर जाता है, इसलिए मॉडिफाइड रेशियो क्या बनकर निकल कर आता है, 2:1 का।
क्योंकि एक जो था उसकी तो डेथ हो गई, तो अगर इसकी डेथ हो गई तो गायब हो गया, तो 2:1। तो इसलिए लीथल जीन का अगर तुझसे कोई रेशियो पूछेगा तो उसका रेशियो होगा 2:1, उसका आंसर होगा 2:1। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? हाँ दोनों के लिए ही होगा ना। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, क्योंकि जीनोटाइपिक में क्या आता था, रेशियो 3:1 आता था ना, 3 में से एक तो मर गया ना, तभी तो 2:1 ही बचा। यहाँ तक क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो लीथल जीन का केस है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, 5 और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जब हमने इंट्राजेनिक शुरू करा था, उस इंट्राजेनिक के अंदर हमारे 3 चीजें थी। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी? पहला था इनकम्प्लीट, फिर कोडोमिनेंस और बाकी सारी रिलेटेड। अब हम 5वीं और लास्ट चीज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? अब हम पढ़ने वाले अब हम पढ़ने वाले लास्ट में, दैट इज प्लियोट्रॉपिज्म। ना गया तक? ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज प्लियोट्रॉपिज्म, और एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपिज्म तो मैं तुम्हें पहले भी लिखवा चुका हूं कि अब प्लियोट्रॉपिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पढ़ने वाले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो एक साथ में दोनों टॉपिक लेकर चलो और इसको एक साथ लिखेंगे। तो सुनना, टॉपिक है प्लियोट्रॉपिज्म। क्या है टॉपिक? प्लियोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया? ठीक है, और एक टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसको देखो। अच्छा एक चीज और है, लीथल जीन में मैं तुम्हें एक और चीज एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, लीथल जीन में तुम एक और एग्जांपल समझ सकते हो। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, एक और एग्जांपल समझ सकते हो, जिसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है वो समझना जरा ध्यान से। तो सुनो, सिकल सेल एनीमिया बीमारी में पहली बात तो होता क्या है, इसको तुम डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे। अभी के लिए क्या होता है वो समझ लो कि यार जो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, वो ज्यादातर मदर की वजह से होता है। ठीक है, और ये ना फादर, हमेशा जो बीमारी ट्रांसफर होती है ना, वो मदर के इन्फॉर्मेशन के थ्रू होती है, क्योंकि फादर हमेशा या तो होगा तो अफेक्टेड होगा, वरना वो कभी भी कैरी नहीं करेगा उस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन जो मदर होती है ना इस बीमारी के लिए, ज्यादातर बीमारियों के लिए मदर कैरियर होती है। तो इसका मतलब ये कि कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जो मदर पर होती है, लेकिन मदर को कभी अफेक्ट नहीं करती है। समझ आया? मतलब फीमेल को कभी अफेक्ट नहीं करती है, और वो मेल पर अगर एक जीन पर भी आ गई तो उसको अफेक्ट कर देती है। कैसे, मैं एक क्लास से पहले शायद बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें समझना तो समझो कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। एक बात दिमाग में बिठा लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफर होती है ना, कोई भी बीमारी अगर ट्रांसफर हो रही है, तो वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है, और फीमेल के पास वो 2 है और मेल के पास सिर्फ 1 है। समझ में आया? और अगर मेल के इस एक्स, मान लो सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, और उसको ये वाली बीमारी हो जाए, ठीक है, तो मेल अफेक्टेड हो जाएगा। समझ आया? या तो मेल को बीमारी होगी ही नहीं बिल्कुल भी, या तो मेल अफेक्टेड होगा। लेकिन जो फीमेल है ना यार, उसके अंदर एक एक्स के पास इंफॉर्मेशन है, तो फीमेल क्या होती है? कैरियर होती है, उसको अफेक्ट नहीं करती वो बीमारी। फीमेल को अफेक्ट करने के लिए उसके दोनों एक्स पर वो बीमारी होनी चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बात? क्योंकि मेल्स के अंदर एक एक्स इंफॉर्मेशन संभाल लेता है, वो सॉरी एक एक्स होता है जो इंफॉर्मेशन संभालता है, वाई कोई इंफॉर्मेशन संभालता नहीं है। लेकिन फीमेल के पास 2 एक्स है, उनमें से अगर एक बीमारी कॉज कर रहा है तो दूसरा बचा लेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं? इस तरीके से काम चलता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो अगर मान लो, अब मैं तुम्हें इसमें समझाता हूँ कि मान लो ये वाला और ये वाला अगर आ जाए तो ये लीथल होगा कि नहीं होगा? ये डेथ कॉज करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये वाली जो फीमेल होगी वो क्या होगी? सिकल सेल एनीमिया बीमारी होगी कि नहीं? उससे होगी, होगी कि नहीं? ठीक है, इस वजह से बीमारी क्या होगी? बच होगी। और अगर तुम इस केस को देखोगे तो इसके अंदर ये फीमेल तो होगी, लेकिन ये कैरियर होगी फिर मदर की तरह। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? और देखो, अगर ये वाला एक्स आ जाए इस वाई के साथ, तो एक्स नो ये होगा, तो ये अफेक्टेड मेल होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर ये आ जाए तो ये दोबारा क्या होगी? कैरियर होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से भी पता लगा सकते हो कि कौन कैरियर है, कौन कैसे बीमारी होने वाली है। तो ये भी एक लीथल जीन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी देखो इसकी डेथ होगी, क्योंकि इसे दोनों एक्स पर बीमारी है, तो इससे भी क्या होगी? बीमारी आगे बढ़ेगी। तो ये क्या था? आपने एक ही एक्स को दो बार कर दिया। अच्छा सॉरी, सही तो है। पहला 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 दूसरा 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 3 बार है, 3 बार। ठीक है, और एक एक्स वाई आ गया, एक नॉर्मल एक्स, कोई नॉर्मल एक एक्स वाई आएगा ना, ये नॉर्मल मेल होगा ना। ठीक है, ये तो बात है। आधा क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, वेट्स का इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में आगे जाके पढ़ लोगे, लेकिन इसमें होता क्या है वो मैं बता देता हूं अभी के लिए। कि हमारा जो सेल होता है ना आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की शेप कैसे होती है? बाइकनकेव होती है, मतलब ऐसे करके होती है बाइकनकेव। ठीक है,
उसकी जो शेप है ना वो एक्सटेंड हो जाती है, खराब हो जाती है। असलियत में ये बीमारी होती है एक केमिकल कंपाउंड जैसे म्यूटेशन, एक टॉपिक पढ़ेंगे म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन में होता ही है कि हमारा एक अमीनो एसिड होता है, उसकी जो 6th पोजीशन होती है वहां पे एक केमिकल बनना चाहिए था GUG, और वो गलती से म्यूटेशन की वजह से एक पोजीशन पर, पूरा ठीक है बस एक पोजीशन, वो भी 6th पोजीशन पर GUG कोड होना चाहिए था, GAG कोड हो जाता है, जिस वजह से बीमारी होती है। आगे आके म्यूटेशन हम पढ़ेंगे, टेंशन मत। इतना क्लियर हो गया? ना तो समझ में आ गया? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अब हमारे पास टॉपिक है, इट इज प्लियोट्रोपिज्म एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो सुनना, प्लियोट्रोपिज्म पे ध्यान दें। देखो नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको छोड़ो, इस पे ध्यान दो, ठीक है। नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, तो एक जीन आएगा और वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, नॉर्मली तो ऐसा होता है, समझ में आया? लेकिन प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है, एक बारी में एक जीन को, क्या नाम है, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है, समझ में आया? तो एक बारी में एक जीन जो है वो कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, इसी को क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। बताओ समझ में आएगा? तो अगर एक जीन में चेंज आया तो सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर एक सिंगल जीन होता है जो क्या क्या कंट्रोल करता है, उसका विंग साइज कंट्रोल करता है, उसका विंग साइज कितना होगा, ठीक है, साथ साथ में कंट्रोल करता है नेचर ऑफ बैलेंसर्स, तो उसके पास जो बैलेंसर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, साथ साथ में उसका आई कलर भी कंट्रोल करता है। देख रहे हो कितनी सारी चीजें एक साथ कंट्रोल कर रहा है, समझाया मैंने क्या बोला? पी प्लांट, पी प्लांट के अंदर अगर इंफॉर्मेशन आ जाए, पी प्लांट में क्या होता है, एक ही जीन होगा जो फ्लावर कलर को भी कंट्रोल कर रहा होगा, सीड कलर को भी कंट्रोल कर रहा होगा, और अगर तुम उसका लीफ देखोगे तो उसके लीफ की टिप पर ना एक रेड स्पॉट होता है, वो भी वही कंट्रोल करता है। समझाया मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है? सिक्कल सेल एनीमिया बीमारी, उसके अंदर एक जीन होता है जो पता है क्या क्या कंट्रोल करता है, हीमोग्लोबिन कैसा होगा, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आरबीसीज कैसे काम कर रहे होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। समझाया मैंने क्या बोला? तो नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर एक साथ एक जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? प्लियोट्रोपिज्म बोलेंगे। बड़ा समझाया मैंने, पक्का क्लियर है? ज्यादा समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ गया? लिखो जरा इसको, ठीक है। टॉपिक डाल, प्लियोट्रोपिज्म। टॉपिक क्या है? प्लियोट्रोपिज्म। अभी आएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हाँ इसमें नहीं है, अलग है, लेकिन ये प्लियोट्रोपिज्म की तरह मैच कर रहा होता है, इसलिए इसको साथ में पढ़ा देते हैं। ज्यादा समझ आ गया? पॉलीजेनिक, सॉरी, प्लियोट्रोपिज्म टॉपिक डालना, इसमें लिखना नॉर्मली, नॉर्मली one gene, normally one gene controls one character, normally one gene controls one character, normally one gene controls one character, but sometimes, sometimes one gene controls, but sometimes one gene controls more than one character, but sometimes one gene controls more than one character. It is known as, it is known as pleiotropism. It is known as pleiotropism. 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 Known as pleiotropism. समझा क्या नहीं वाला? पक्का क्लियर है? ये नॉन एज प्लियोट्रोपिज्म। इतना क्लियर हो गया? आगे ठीक है। एग्जांपल, एग्जांपल लिखना, एग्जांपल नंबर 1, इन ड्रोसोफिला, इन ड्रोसोफिला, DROSOPHILA, इन ड्रोसोफिला, इन ड्रोसोफिला one gene controls, in Drosophila one gene controls, one gene controls eye color, comma, eye color, comma, wing size,
कॉमा आई कलर कॉमा विंग साइज कॉमा फर्टिलिटी एंड नेचर ऑफ बैलेंसेस नेचर ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो। इन गार्डन पी that is normal p, in garden p one gene controls seed coat color, one gene controls seed coat color comma flower color comma red spot on axial axial of leaf, red spot on axial of leaf axial of leaf। हो गया फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल लिखो। इन सिकल सेल एनीमिया, एक और एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है। इन सिकल सेल एनीमिया one gene controls type of hemoglobin, comma shape of RBC, type of hemoglobin comma shape of RBC and abnormal production of RBC समझा है मैंने क्या बोला? abnormal production of RBC क्लियर है बात? अब क्या पढ़ेंगे हम? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, सुनना इधर देखो। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है यार बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक जीन कंट्रोल कर रहा था बहुत सारे कैरेक्टर को। समझा है मैंने क्या बोला? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कैरेक्टर कंट्रोल किया जाता है बहुत सारे जीन्स के थ्रू, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3। तो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जब बहुत सारे जीन आने लग जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजीन मतलब बहुत सारे जीन। पॉलीजीन का मतलब क्या रहा है? यही तो आ रहा है। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जब बहुत सारे जीन आने लग जाए उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आज जैसे मेरे को ना अगले टॉपिक का कुछ कराना नहीं है, आज अगर होगा तो मैं एक ही सेशन लेके खत्म कर दूंगा। ठीक है, एक ही सेशन का टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर है? सुनना जरा ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। मतलब मैं इंट्रो दे सकता हूँ अपने टॉपिक का, वो इसलिए आगे नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो टॉपिक अपना सेपरेट टॉपिक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इस टॉपिक के बाद ना हमारा मेंडलिज्म, तुम्हें याद होगा मैंने सबसे पहले टॉपिक डाला था मेंडलिज्म खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं भी एनसीईआरटी की चीजें बताऊंगा तुम्हें कहाँ से कहाँ तक रीड करके आनी है। ठीक है, तो उसके बाद मेंडलिज्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया टॉपिक आएगा, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वहां से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है और वहां से मेंडलिज्म खत्म हो जाता है और वहां पर आने लगता है ड्रोसोफिला की बातें। ड्रोसोफिला हमने फ्रूट फ्लाई स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वहां के उसके एक्सपेरिमेंट चालू हो जाते हैं और फिर म्यूटेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं, फिर अब तगड़े कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं, तो मेंटलिज्म खत्म हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सेपरेट चीज। आधा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचा है। अब पता है क्या बचा है? मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब अब वो सारी चीजें जो बिल्कुल सेपरेटेड अच्छी वाली टॉपिक है। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, तो इस वजह से उसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी होती है, ज्यादातर चीजें मैं लिखवा दूंगा तो एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, समझने वाली चीजें। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अब मतलब तक तुम लिख रहे थे, समझ रहे थे, सेम चल रहा था, अब समझने वाली ज्यादा चीजें आएंगी, थोड़ा कम। इतना क्लियर है? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जब एक जीन कई सारे कैरेक्टर को एक कैरेक्टर कई सारे जीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे?
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यार भैया इसके एग्जांपल बताओ। देखो यार इसके एग्जांपल बताने के लिए ना मैं एक ये बता सकता हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल रेड कलर का फ्लावर व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस कर रहा है, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें वो समझा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि कई सारे जीन्स जो होते हैं ना वो कई सारे कोऑर्डिनेट्स से आते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस के थ्रू आते हैं, इसलिए उनको डायरेक्ट डायरेक्ट बताना वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक रिलेशन के थ्रू समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक रिलेशन के थ्रू समझा सकता हूँ, और वो रिलेशन ये है कि यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, इधर से भाग लगाना जरा ध्यान से। ठीक है, तो सुनो, इसको तुम ये बोल सकते हो रेड और व्हाइट के ऊपर मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इसको तुम डाई हाइब्रिड की तरह समझ सकते हो। ठीक है, इसको तुम क्या समझ सकते हो? डाई हाइब्रिड की तरह। मेरी बात सुनो जरा, तुम मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल एक रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस करा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ये ना मोनो हाइब्रिड पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, डाई हाइब्रिड पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तुम्हें याद होगा, अच्छा पहले इसको देखना जरा यार क्या होगा 1 4 6 4 1 कितना आ रहा है टोटल? 6 4 10 10 14 16। ठीक है, ठीक है, तो इसका रेशियो ना ये कुछ निकल कर आता है। जो बोलोगे ये क्या निकल कर आ रहा है, तो 1 का मतलब होता है एक क्या नाम है लाइट रेड, एक निकल कर क्या आता है लाइट रेड, और ये 4 का निकल कर आता है रेड। 6 का मतलब होता है इंटरमीडिएट कलर निकल कर आता है दोनों का। इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे नहीं, ये इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 4 जो होता है वो होता है व्हाइट, और एक होता है लाइट, एक होता है डार्क। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन निकल कर आता है इसके, समझ आया? इसका रेशियो निकल कर आता है 1 4 6 4 1। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ना यार, ये इसके लिए अपने लिए निकल पता है, एक एग्जांपल का टॉपिक का एग्जांपल है ये। ठीक है, लेकिन ये सब में नहीं हो सकता, इस वजह से ना हम इसके ज्यादातर एग्जांपल ही समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और वहीं पे सब खत्म कर देंगे। समझ आया मैंने क्या? तो टॉपिक डालो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। टॉपिक क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका दूसरा नाम भी है मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस। लिख लो पहला पॉइंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पहला पॉइंट लिखो। It is also known as, it is also known as it is also known as multiple factor inheritance। एग्जांपल किसी को समझ में नहीं भी आएगा तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसके डेफिनेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है इट इज आल्सो नोन एज मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? सेकंड टॉपिक डालो, सॉरी सेकंड पॉइंट डालो। सेकंड पॉइंट में लिखो if one character if one character is controlled by if one character is controlled by if one character is controlled by one gene if one character is controlled by one gene if one character is controlled by one gene sorry many gene if one character is controlled by many gene sorry if one character is controlled by many genes it is known as it is known as it is known as polygenic inheritance। मेरा सूचर से निकल जाएगा बाहर। आपका कौन? It is known as polygenic inheritance। तो आगे मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। कितना क्लियर हो गया? अब एनसीईआरटी दिखाओ, मैं तुम्हें एनसीईआरटी में से बताऊंगा तुम्हें कहाँ तक पढ़ लिया है हमने और कितना तुम्हें पढ़ना है, फिर से जाता है। अपनी पेन की टिप तोड़ दे। एनसीईआरटी है किसी के पास? विकास जी की बुक भारी है तो बायो गारंटी करेगा नहीं। एक और उस वाले डिटेल्स में नहीं आते सिमिलर, उसने इस बुक के 3 हिस्से करे हुए, कितनी हल्की बुक है उसकी, यूनिट वाइज डिवाइड करा हुआ, 3 में नहीं 4 हिस्से करे होंगे शायद उसके। क्या है मार है ना उसके अंदर, डिवाइड कर दी ना यूनिट वाइज। इधर देखो, यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनते हुए जाना। ठीक है, दिमाग लगाना इस पर, तुम्हें एनसीईआरटी से कितना रीड करके आना है। सिर्फ एक सिंगल रीड मारोगे ना, सारे टॉपिक मेरी गारंटी क्लियर होते हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत डिटेल्ड पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पे क्या चीज है वो सुनो। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, समझ में आ गया? ये तो पास होती है, पता ही है, तुम्हें पढ़ लेना, लेकिन ठीक है इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। फिर हमने पढ़ा था सबसे पहले मेंडल के बारे में, तो यहाँ पे है मेंडल का कॉन्सेप्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ पर आगे मेंडल के कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर उसे 7 कैरेक्टर कंसीडर करें तो वो ये समझ में आ गया। फिर उसी के 7 कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है।
क्लियर। उसके बाद बात आती है कि कई सारे मैंने टॉप पॉइंट्स बताए थे, कई सारे मैंने सब पहले पहले उसमें टर्म्स लिखवा दी थी, जीन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन लगा दी, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ लिखवा दिया। तो नया मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर जो भी चीज आ रही है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव ये सारे तुम्हें बताए हुए थे टर्म, और यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर उसने करके दिखाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कौन से दो लॉ एक्सप्लेन होते थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने मोनोहाइब्रिड यहाँ पे समझा रखा है, समझा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझा रहा है, मैं इसको न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हो, बाकी चीजें तुम्हें समझ आ जाएगी। तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो ये रहा, फिर था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इन दो लॉ को फेल कौन करते थे, दो लॉ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो वो ये रहे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। समझा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने किसका एग्जांपल पढ़ा था, 4 मतलब 4 o'clock प्लांट का पढ़ा था, वो ये रहा। ठीक है, मिराबिलिस जराफा वो ये है। ठीक है, उसके बाद हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था, कोडोमिनेंस में किसका एग्जांपल पढ़ा था, ब्लड ग्रुप का, वो ये रहा। समझाया मैंने क्या बोला। साथ साथ में फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था मल्टीपल अलील, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो मल्टीपल अलील ये रहा। समझाया। प्लियोट्रोपिज्म पढ़ा, वो यहाँ पर है। लीथल जीन पढ़ा था, वो एनसीईआरटी में नहीं है। समझ में आया। पीछे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की बातें करी थी, तो पीछे पेज पढ़ लो, तो मैंने वहां टेस्ट कर दिया। यहाँ पे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की बातें भी करी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट क्रॉस की बात करी हुई है। हमने बैक क्रॉस बात करी थी, रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करी थी, और आउट क्रॉस की बात करी थी। समझ में आ गया। वापस आ जाओ, मल्टीपल एलील कॉन्सेप्ट ये रहा। फिर दो जीन के इंटरेक्शन की बात कर रहा था, उसके अंदर डाइहाइब्रिड की बात कर रहा, तो डाइहाइब्रिड को ये एक्सप्लेन करा हुआ है। और डाइहाइब्रिड यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद उससे कौन सा लॉ एक्सप्लेन होता था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो देखो ये रहा। समझाया मैंने क्या बोला। यहाँ पर खत्म करने के बाद एक लास्ट में टॉपिक शुरू हो रहा है इसके पेज के एंड में, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारा टॉपिक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो अगर तुम्हें यहाँ तक पढ़ लोगे, इसको एनसीईआरटी रीड कर लोगे, तो एनसीईआरटी का पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। और एनसीईआरटी रीड करना बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजी रीड कर रहे हो एनसीईआरटी की, तो बहुत अच्छा काम करते हो। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, इस साल का तुम नीट का पेपर देखोगे ना, इस साल किसी का नीट का पेपर एक बार स्कैन करा है, किसी ने नहीं करा, उसने करा हुआ है, करा है ना। तो अगर हाँ एनसीईआरटी से तो हो गई। दूसरी बात, अगर तुम उसके अंदर एक चीज ट्रेंड देखोगे ना, उसके अंदर एक ट्रेंड पता है क्या है, उसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इस साल ना सच सच मतलब इस बार मैं जितने भी रिव्यूज पढ़ रहा था, सब में यही रिव्यू लिखा हुआ था कि नीट के पेपर के अंदर भर भर कर उन्होंने क्या दे रखे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत पता है क्यों है, दिक्कत ये है कि स्टेटमेंट में 4 दे दी उन्होंने, 3 बताओ कौन सी सही है, बताओ एक कौन सी सही है, बताओ 3 कौन सी गलत है। ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कौन सी 2 सही है, कौन सी 2 गलत है, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ आया। अगर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड कर रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे, तब आपको आसान होगा। समझ आया मैंने क्या बोला। तो इसीलिए वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। समझ आया। दूसरी बात ये है कि एंटी अभी पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेरे अजम्पशन के अकॉर्डिंग यही होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर सीयू सेट का 18 अगस्त को है। तो मेरे हिसाब से नीट भी एनडीए लेता है और सीयू सेट भी एनडीए लेता है, तो वो उसमें भी यही करेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले से बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने की वो स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना चालू कर दो। हाँ, तो एनसीईआरटी को हमसे पढ़ो। अब मेरे एक क्वेश्चन सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। इसके बाद मैं ये वाला सेशन एंड कर दूंगा, ठीक है। और अगली क्लास से ही पढ़ेंगे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वो सटन एंड ग्रूगरी ने दिया था, वहाँ पे हम ड्रोसोफिला के बारे में बात करेंगे। उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें याद है डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था हमने, और तुम्हें ये भी याद होगा कि डाइहाइब्रिड में हमने क्या क्या किया था, याद है किसी को, डाइहाइब्रिड में हमने किस किस को सिलेक्ट करा था। डाइहाइब्रिड में आप ज्यादा पेरेंट क्या लेते थे, या तो राउंड ग्रीन लेते थे या फिर राउंड येलो लेते थे, और इससे राउंड ग्रीन लेते थे। ये ले आपने राउंड ग्रीन और लिया एक डिंकल्ड येलो, याद है ना तुम्हें, पक्का क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे तुमने 10th क्लास अगर सही से डिटेल में पढ़ा था 10th क्लास में, तो ये सिर्फ तुम्हें पहले से आता होगा। सुनना, राउंड ग्रीन, लेकिन ये 12th क्लास का टॉपिक है। मान लो राउंड ग्रीन और डिंकल्ड येलो के बीच में क्रॉस हुआ, उसने बोला F2 जनरेशन में 3200 प्लांट निकल कर आए। कितने निकल कर आए, 3200। और उसने पूछ लिया कि तुम ये बताओ यार कि राउंड येलो कितने होंगे, इन 3200 में से राउंड येलो कितने होंगे। देखो राउंड येलो कितने होंगे ये मुझे पता लग सकता है उसके रेशियो से। तुम्हें रेशियो याद है डाइहाइब्रिड का, क्या था रेशियो, 9:3:3:1, वो वाला फिनोटाइप है यार, ये फिनोटाइप है ना, यही था रेशियो। किसी को ये बात याद है कि 9 कौन थे, 3 कौन थे,
नहीं याद ना? अब मैं तुम्हें याद करा, एक मिनट में सुनो। तुम्हें याद है इसमें डोमिनेंट कौन, मतलब शेप में डोमिनेंट कौन होता था? राउंड या रिवॉल्व? राउंड डोमिनेंट होता था। और ये रिसेसिव शेप कलर में कौन डोमिनेट होता था? और ये तो सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। तो रेशियो तुम्हारा आता है 9:3:3:3। याद रखना जो पहला लॉ है ना, सबसे ज्यादा जो है वो डोमिनेंट डोमिनेंट, मतलब राउंड यहाँ से डोमिनेंट, यहाँ से डोमिनेंट, तो ये होगा राउंड येलो। राउंड येलो सबसे ज्यादा होता है, समझ आया? रिसेसिव रिसेसिव सबसे कम होता है। सबसे कम कौन है? 1। और सबसे रिसेसिव रिसेसिव कौन है? फिर रिंकल्ड ग्रीन ये। बाकी बचे दो कॉम्बिनेशन, तीन तीन डाल दो। कौन कौन से दो कॉम्बिनेशन है? एक बचा राउंड ग्रीन, एक बचा राउंड ग्रीन, और एक बचा रिंकल्ड येलो। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? अब मेरी बात सुनो, उसने क्या पूछा था? मुझे बताओ राउंड येलो कितने 3200 में से। तो राउंड येलो का रेशियो कितना है? 9। इसको जो नंबर है ना टोटल, इस टोटल को पहले टोटल से डिवाइड कर दो। ये टोटल रेशियो कितना था? 16। इसको 16 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? तो हर एक नंबर की वैल्यू कितनी है? 200 है। हर एक नंबर की वैल्यू कितनी है? 200। तुमसे किसका पूछा था? राउंड येलो। राउंड येलो का नंबर कितना है? 9। 9 को 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1800 आ जाएगा। अगर तुमसे पूछ लेता राउंड ग्रीन तो कितने होते? 3 दूनी 600 होते। ये कितने होते? 600। और ये कितने होते? तो 200 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 1800, 3200 हो रहे हैं नहीं हो रहे? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे इस तरीके से? तुम्हें कोई भी नंबर दे दे, तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? समझ में आया? और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन कौन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है? डोमिनेंट डोमिनेंट सबसे ज्यादा, रिसेसिव रिसेसिव सबसे कम, बाकी बचे दो, दोनों आंसर निकाल दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज एनसीईआरटी रीड कर लेना, यहाँ तक अगर तुम्हारा हो जाएगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी छुट्टी कर रहा हूँ क्योंकि हमने 40 मिनट का सेशन लिया। ठीक है 10 मिनट बचे 6 बजने में, लेकिन फिर भी हमने 40 मिनट का सेशन लिया ना यार, हम कम से कम 10-15 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ लेते। लेकिन टाइम वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं है। हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है। तो प्लीज अगली क्लास में छुट्टी मत करना, क्योंकि अगली क्लास में 2 टॉपिक पढ़ने वाले हम। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, अगर तुम्हें समझ में आ गया जल्दी से तो, और दूसरा टॉपिक होगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया? ज्यादा क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो ऑनलाइन। प्लीज छुट्टियां मत करो यार, क्योंकि आप छुट्टियां कर रहे हैं यार तुम लोग, तो वो दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो समझाना पड़ जाता है बहुत ज्यादा। किसी को कुछ पूछना है? कहानी सुना दो, डांस करके दिखाओ। ज्यादा क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? चलते हैं क्लास में। पैसे देगा?